ये गाली उन पिछड़ों को गई है जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए डरने का समय है, क्योंकि 73% जमात ये समझ बैठेगी कि अनुराग ठाकुर ने हमें गाली दी। प्रधानमंत्री क्या मैसेज कन्वे करें कि वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आरक्षण की बात की जाए तो वो गलत हो गया, और मनुवाद में आरक्षण की बात की जाए तो सही है। अनुराग ठाकुर ने जो कहा है उसको तो प्रधानमंत्री जी ने सही ठहराया। गलती कहाँ है? ये तो पूरी पार्टी की सोच है। जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। जातीय जनगणना इस देश की एक जरूरत है। जो इतनी नफरत रखता है, जो दलितों के होटल में नहीं खाएगा, मुसलमानों के होटल से नहीं खरीदेगा, तो घर बैठे। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कल सदन में जो हुआ लगातार उसी पर चर्चा हो रही है। अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात। राहुल गांधी कहते हैं कि जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करता है उन्हें गालियां ही मिलती है। और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आप होते कौन है जाति पूछने वाले, आपने जाति कैसे पूछी। हालांकि अखिलेश यादव आज भी कहते हैं कि जब वो सीएम आवास खाली कर रहे थे तो गंगा जल से कैसे धुलाया गया, मंदिर में पूजा करने जाते हैं कन्नौज में तो क्या हुआ। कार सेंसस पर इतनी आपत्ति क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ, संपादक है प्रणाम मीडिया के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुख्य रूप से बोलते हैं। प्रेम जी, जाति के आधार पर टिकट बांटेंगे, जाति के आधार पर कैबिनेट में जगह देंगे, जाति के आधार पर आप देखते हैं किस तरह से अपने आप को भी बदल देते हैं, ओबीसी बन जाते हैं ताकि एक बड़े वर्ग को टारगेट कर सके, है ना। जाट नॉन जाट हम हरियाणा में देख रहे हैं, ओबीसी और एक जनरल कैटेगरी की पॉलिटिक्स। जातीय जनगणना से आपत्ति क्यों है? कल जो सदन में आपने देखा सुना, क्या वो सामान्य है या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है इस देश में? दरअसल जातीय जनगणना से जो डर लग रहा है उसके दो कारण हैं। एक कारण राजनीतिक है और दूसरा कारण वर्णवादी व्यवस्था के प्रति दुराग्रह है, या उसके प्रति आग्रह है, उससे जुड़े रहना है। तो ये दो कारण हैं। राजनीतिक रूप से इस नारे के आने के बाद कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर एक तरह से बढ़त हासिल करने की कोशिश की है, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में तो बढ़त हासिल कर ली है, जहां पर कि लोकसभा की सीटों के संदर्भ में देखें तो बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन को सीटें मिली। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन दो प्रदेशों में बहुत ज्यादा असर पड़ा जो जातीय जनगणना और संविधान बचाने की बात उठी, उस सवाल को लेकर। तो उससे बीजेपी डरती है कि ये जातीय जनगणना का सवाल, एक्सरे होने का सवाल, कौन किस पायदान पर है, कहाँ खड़ा है, इस बारे में अगर सही तस्वीर आ गई तो जो राजनीति बदलेगी, उस बदलाव से बीजेपी की राजनीतिक सत्ता तो नहीं बदल जाएगी। ये प्रश्न उनको चिंतित करता है, इसलिए वो जातीय जनगणना से बचना चाहते हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं उसी मकसद से। तो इस तरीके से हम देखें तो ये बीजेपी एक तरह से असुरक्षित भाव में आ गई है। और जो संसद में बातचीत हुई, उस बातचीत में आप देखिए दो तरह से रिएक्शन आए। एक राहुल गांधी का रिएक्शन, जिन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है, मुझे अब्यूज किया गया है, लेकिन मैं माफी मांगने को नहीं कहूँगा और जातिगत जनगणना लागू करके रहूंगा, और इसके लिए मुझे गाली पड़ेगी तो मैं सुनूंगा। ये राहुल गांधी का कहना था। और अखिलेश यादव का कहना था कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो। ये दो बातें आई, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सदन में नहीं आई, जो अपने आप लोगों के मन में आ रही है, वो ये कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी कोई जाति नहीं वो गणना की बात कर रहा है। तो इसमें वो सारे लोग जो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की, उनकी कोई जाति नहीं है, ये सवाल रिवर्स रूप में समझ में आ रहा है। यानी जो जातीय जनगणना की बात करेगा उसको आप कहोगे कि कोई जाति नहीं है तुम्हारी, ये बात पलट आ रही। यानी ये गाली राहुल गांधी को सोचकर उन्होंने दी या नहीं दी है अलग प्रश्न है, कि लेकिन ये गाली उन पिछड़ों को गई है जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, उन दलितों को गई है जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, और बिहार को गई है जिसने जातीय सर्वेक्षण किया। पूरे बिहारियों को गाली है
जो जातीय सर्वेक्षण या जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उसकी जाति का कोई ठिकाना नहीं, ये मतलब गया है। तो राजनीतिक रूप से इस मतलब को अगर इंडिया गठबंधन जोर शोर से फैलाए बनिस्पत इसके कि राहुल गांधी को गाली दी गई है या तुम जाति पूछने वाले कौन होते हैं, इन दो सवाल से इतर अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन फोकस करे तो राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए डरने का समय है, क्योंकि 73% जमात ये समझ बैठेगी कि अनुराग ठाकुर ने हमें गाली दी क्योंकि हम जाति जनगणना का पक्षधर हैं, और नरेंद्र मोदी ने उस गाली को प्रमोट किया ट्वीट करके। तो ये पूरी राजनीति बदल जाएगी। इंडिया गठबंधन गलती कर रही है कि वो राहुल गांधी और किसको सवाल पूछ रहे हैं कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। उनको यहाँ पर सवाल को लाना होगा कि इन्होंने 73% आबादी को गाली दी है, क्योंकि आमतौर पर कोई ब्राह्मण से तो नहीं पूछता कि तुम ब्राह्मण हो क्या, ऐसे तो कोई नहीं पूछता कि तुम चमार हो क्या, तुम दुसाध हो क्या, तुम यादव हो क्या, तुम बनिया हो क्या, इस तरह से पूछा जाता है। तो जाति जो पूछता है हमेशा अगड़ा अपने से कमतर समझे जाने वाली जाति को जाति पूछता है। तो ये जाति पूछना बहुत उल्टा पड़ सकता है, ये हम कह रहे हैं। जाति पूछना उल्टा पड़ सकता है अनुराग ठाकुर को यदि इंडिया गठबंधन सही से कन्वे करती है कि राहुल गांधी निशाने पर नहीं है, निशाने पर वो लोग हैं जो कि इसकी मांग कर रहे हैं लंबे समय से। आपकी बात को मैं यही समझी। प्रधानमंत्री अगर ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे यंग लीडर की तरफ से फैक्चुअल स्टेटमेंट दिया गया और जबरदस्त तरीके से तारीफ की है, जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री, क्या देश के प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि उन्हें ये जो जाति व्यवस्था रही है, हमने देखा है कितना शोषण हुआ है, आज भी होता है, सिर्फ आस पड़ोस में लोगों की बातों से आपको महसूस हो जाता होगा। प्रधानमंत्री क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं अनुराग ठाकुर का इस बात के लिए कि उन्होंने पूछा है कि जो जातीय जनगणना कर रहे हैं उनकी जाति क्या है, और यही चीज उनको महंगा पड़ सकता है। देखिए, जाति व्यवस्था टूटनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं, लेकिन जातिवाद खत्म कैसे हो इस पर सबको दो राय होती है। कुछ लोग कहते हैं जाति छिपाओ, अंदर खाने मीटिंग में तय करो कि कहाँ कौन जाति है और किसको टिकट देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जाति बताओ ताकि पता चल सके कि किसका कहाँ क्या पोजीशन है। हम एक नई बात कहना चाहते हैं, वो ये कि इस देश में जाति व्यवस्था लाने वाला कौन है? मनुवाद। जो वर्ण व्यवस्था है वो मनुवादी व्यवस्था ही जाति व्यवस्था को लाने वाला है। छुआछूत मान भी ले थोड़े समय के लिए कि मनुवाद का प्रारंभिक मकसद नहीं होगा, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था बनती है और श्रम पर आधारित काम करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है और ज्ञान पर जिसका अधिकार है वो सबसे ऊंचे पायदान पर बैठ जाता है, तो ज्ञान और श्रम के बीच एक दूरी बन जाती है। लोकतंत्र में, दूसरी तरफ लोकतंत्र में ज्ञान और श्रम के बीच दूरी को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। सबको शिक्षा, सबको काम की बात की जाती है। ब्राह्मण भी पढ़ेगा और शूद्र भी पढ़ेगा, ये लोकतंत्र में कहा जाता है। तो जैसे समाज शिक्षित होता है तो श्रम जो है, शारीरिक श्रम, खास करके शारीरिक श्रम पर केवल और केवल शूद्रों का अधिकार नहीं रहे, बल्कि सवर्ण भी, ब्राह्मण भी वो उस चीज को मांगते हैं कि एक आवश्यकता बन गई है, वो भी साफ सफाई का काम करने को तैयार है, क्योंकि वो नौकरी और रोजी रोटी से जुड़ा है। तो लोकतंत्र इस व्यवस्था को ध्वस्त करता है। इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था में आरक्षण का मतलब, आरक्षण तो वहां भी है कि भाई साफ सफाई का काम शूद्र ही करेगा, ये तो आरक्षण मनुवाद में है ना। आरक्षण तो सबसे पहले मनुवादियों ने शुरू की। अब उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आरक्षण की बात की जाए तो वो गलत हो गया, और मनुवाद में आरक्षण की बात की जाए तो सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार का आदमी वही काम करे, ये भी तो आरक्षण है। लेकिन जब वही शारीरिक श्रम ज्ञान के साथ जुड़ता है, तो ज्ञान और शारीरिक श्रम के बीच में जब समन्वय होता है, तो ब्राह्मण को भी या सवर्णों को भी साफ सफाई
की नौकरी मांगते देखा जा सकता है, और जो साफ सफाई का काम करने वाले हैं उनको भी प्रोफेसर बनने की जिज्ञासा उनमें भी देखी जा सकती है। ये लोकतंत्र है। तो जातिवाद ऐसे खत्म होगा, मनुवाद के हिसाब से खत्म नहीं होगा। मगर मैं एक चीज जरूर आपसे समझना चाहूंगी सर, जो नेता अपने आप को जो ये कहते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता या उनके साथ भेदभाव होता है, मैं उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण यहाँ पर लेती हूँ। वो ट्वीट करते हैं और वो क्या लिखते हैं, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री के नाम से जाना जाता है यूपी में। हम देखते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, नहीं बन पा रहे हैं। उनके साथ किस तरह का व्यवहार है। तो ये जो नेता हैं जिनका शोषण ज्यादा होता है, जब ये ही नहीं बोलेंगे अपने लिए, तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में भी किसी तरह का शुद्धिकरण होगा, बराबरी की बात होगी? देखिए, राजनीतिक रूप से जो मजबूत ओहदे पर आ जाते हैं वो लोग अपने साथ छुआछूत की बात करते हैं तो थोड़ी बात पचती नहीं है, क्योंकि छुआछूत आमतौर पर आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उसके साथ होता है। हम तो देखते हैं कि सवर्ण में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके साथ में आर्थिक रूप से जो मजबूत है वो छुआछूत जैसे ही तो व्यवहार करते हैं। सवर्ण में या दलितों में, यानी इस व्यवस्था में आर्थिक एक महत्वपूर्ण कारण है। अब राजनीति, रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान है, या दूसरे बड़े नेता हैं, रामनाथ कोविंद है, या द्रौपदी मुर्मू है, इनके साथ कोई छुआछूत का व्यवहार थोड़े करता है। कहीं पर अगर कोई मंदिर जाते हैं और पंडित अगर करता है तो वो राष्ट्रीय खबर होती है। बल्कि तो कहने का मतलब क्या है, जब सोशल स्टेटस बदलता है तो जातीय व्यवस्था टूटती है। अगर इस बात को हम नहीं मानेंगे तो फिर आरक्षण के भी समर्थक होने की हमको जरूरत नहीं है। हम जब आरक्षण का समर्थन करते हैं कि जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो जाति व्यवस्था भी टूटेगी, यही तो है, और उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, योगदान मिलेगा, तब हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। अन्यथा कुछ लोगों का कब्जा रह जाएगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो राहुल गांधी एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरे में सिर्फ यही नहीं होगा कि ओबीसी कितना है और एससी कितना है पता चल जाएगा। एक्सरे में ये भी होगा कि लोग आजादी के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अगड़े हैं वो कितने पिछड़ गए, ये भी सामने आएगा। बिहार का सर्वेक्षण बता रहा है ना कि ब्राह्मण भी बहुत दयनीय अवस्था में है, ये बिहार का सर्वे बता रहा है। तो ये सही सर्वे वास्तव में देश के सामने आएगा तो उसके हिसाब से एक आंखें खुलेंगी। आरक्षण व्यवस्था का लाभ कुछ जातियों को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो भी परेशान है, वो भी दुखी है। जिनको आरक्षण मिल रहा है वो भी दुखी है। तो कौन सा रास्ता इवॉल्व किया जाए, जो कि आरक्षण ही इकलौती दवा तो नहीं है, रोजगार मिल ही नहीं रही है तो आरक्षण का मतलब क्या है। बहुत सारे जिन्यून सवाल भी खड़े होंगे, इसीलिए एक्सरे जरूरी है। एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सर, क्या बीजेपी ने, अनुराग ठाकुर ने सेल्फ गोल कर लिया इस स्टेटमेंट के जरिए? हमें महाराष्ट्र की स्थिति मालूम है, वहां पर रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग आंदोलन हम देख रहे हैं। हरियाणा हम देखते हैं जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स में किस तरह से ओबीसी में शामिल किए जाने को लेकर लंबा प्रोटेस्ट चला, मूवमेंट। झारखंड, पिछड़े दलितों आदिवासियों की संख्या वहां पर हम सभी वाकिफ हैं। यहाँ पर बीजेपी से गलती हो गई, अनुराग ठाकुर से गलती हुई है, या फिर अपने नेता को खुश करने के लिए वो ज्यादा बोल गए? देखिए, गलती अनुराग ठाकुर से नहीं हुई है। अनुराग ठाकुर ने जो कहा है उसको तो प्रधानमंत्री जी ने सही ठहराया है। गलती कहाँ है? ये तो पूरी पार्टी की सोच है कि जो जातीय जनगणना की मांग करेगा उसकी जाति पूछेंगे। ये है दृष्टि है जातीय जनगणना की मांग करने वालों के प्रति, ये बीजेपी की सोच है। लेकिन इस सोच का खामियाजा उनको उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जिस तरह से संविधान के लिए जब लोग सड़क पर निकले थे तो उनका इन्होंने उपहास उड़ाया था। ये उसी तरीके से इनका नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी न तो इस पर खेद प्रकट करने वाली है, न तो माफी मांगने वाली है। राहुल गांधी ने भी कहा मुझे आवश्यकता नहीं है, तो ये माफी राहुल गांधी से मांगने की थोड़ी जरूरत है। ये माफी तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से मांगने की जरूरत है जो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं और जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि जिनकी जाति नहीं वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं।
तो ये सद्बुद्धि उनको आएगी नहीं और इसका खामियाजा उनको उठाना ही पड़ेगा। और विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं है, पहला जो विधानसभा चुनाव होगा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, वहां उनको इस सोच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर आपने कहा बिहार में भी चुनाव है सर, बिहार में भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है चुनाव, उसके बाद फिर बिहार ही है। जी, उसके बाद जो है अगले साल वहां चुनाव है और इन 3 राज्यों में तो इसी साल चुनाव, अक्टूबर में। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। फाइनल कंक्लूजन अगर आप देना चाहें, इंडिया अलायंस किस तरह से इस मुद्दे को कैश कर सकती है, ये मैं कहूँ कि जनता के बीच में जा सकती है। आपने क्योंकि संविधान का जिक्र किया और संविधान ने यूपी में लुटिया डुबो दी इनकी अच्छे से। और बीजेपी, आप जानते हैं कि वो आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है। देखिए, अभी हाल के दिनों में तो उन्होंने जो भी आपदा में अवसर ढूंढा है वो सही नहीं बैठा है। अब भी आप देख रहे हैं, एडीआर ने आंकड़ा पेश किया है कि वोट जितने पड़े और वोट जितने गिने गए वो फर्क आज भी है। यही ईवीएम तो 2014 में भी था, उससे पहले भी था। कभी ऐसा नहीं होता था कि वोट ज्यादा या कम गिने जाते थे। 2019 से ही ऐसा क्यों होने लगा है और इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। एडीआर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पड़ी हुई है, 2024 का चुनाव आ गया, इस पर सुनवाई नहीं हुई, फिर वही बातें रिपीट हुई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, अरे बंद कर दो, खत्म कर दो, बोलो हम सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, पूरा 2019 की याचिका लेके रखे हुए हो, क्या मतलब है इसका। तो ये जो है पूरे लोकतंत्र को कलुषित करना, खराब करना, ये इसमें लोग लगे हुए हैं और जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। जातीय जनगणना इस देश की एक जरूरत है। जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है, 75 साल के बाद क्या बदलाव आया है और उसके हिसाब से आगे नीति क्या बनाने की आवश्यकता है। ये जेन्युइन रास्ता है। लेकिन बहुत लोग राजनीति भी करेंगे कि आबादी जिसकी उसको उतनी भागीदारी, तरह तरह से भी बातें होंगी, लेकिन सिर्फ वो एक पहलू है, वही अंतिम पहलू नहीं है। सच अंतिम रूप से तो है कि पूरा आईना, पूरा एक्सरे हमारे सामने होगा, एक समाज का कौन तबका कहाँ खड़ा है। जी। लेकिन आपने देखा नेम प्लेट कंट्रोवर्सी यूपी में होती है और मौर्य जिस तरह से इस मुद्दे पर एक्टिव है, कोई एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है क्या सर? क्योंकि उस समय भी ये कहा गया था कि दरअसल टारगेट पे तो इनके पिछड़े दलित आदिवासी हैं, धर्म विशेष के लोग, या मैं कहूँ इस्लाम से रिलेटेड लोग तो सिर्फ एक मोहरा भर है। तो ये एक नया कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बिखराव, क्या इसे समाज में बिखराव नहीं होगा? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि नेम प्लेट डिस्प्यूट नहीं है, ये आइडेंटिटी प्लेट डिस्प्यूट है। नेम प्लेट ये नाम का सिर्फ नहीं है, पहचान की बात है कि आप पहचान बताइए कि आप दलित हो तो हम आपके होटल में नहीं खाएंगे। आप पहचान बताइए कि आप मुसलमान हो तो हम आपके इसमें नहीं खाएंगे, दुकान में नहीं खाएंगे, वहां से नहीं खरीदेंगे। तो ये पहचान बताने के लिए सरकार इनिशिएट करे, तो ये सुविधा देना नहीं है किसी को, ये नफरत फैलाना कि कौन इस जाति का है, कौन उस धर्म का है, ये बताने के लिए आइडेंटिफिकेशन किया जाए। तो ये सुविधा देने के बजाय ये नफरत फैलाने वाला काम है। जो इतनी नफरत रखता है, जो कि दलितों के होटल में नहीं खाएगा, मुसलमानों के होटल से नहीं खरीदेगा, तो घर बैठे, घर से खाना लेके निकले, सत्तू बांध के निकले, भुंजा खा के रहे, बाहर में ना खाए। पहले तो लोग ऐसे ही किया करते थे कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। आज भी हम जानते हैं, अपने घर परिवार के बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसा करते रहे कि नहीं, बाहर का तो हम जलेबी भी नहीं खाएंगे, घर ही से बना होता तो हम खाते, क्यों नहीं, अभी मेरा व्रत चल रहा है। तो वो तो किसी से नेम प्लेट पूछने नहीं जा रहे ना, वो किसी से आइडेंटिटी नहीं पूछ रहे। उन्होंने अपने को समझाने के लिए एक बना लिया व्यवहार कि हम बाहर का नहीं खाएंगे। तो बाहर का में सारे लोग हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप बोलेंगे बाहर का जाके पूछो कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं, तब तुम्हारा दुकान से खरीदेंगे, तुम अगर दलित हो गए तो तुम्हारी दुकान से नहीं खरीदेंगे, तब नहीं खाएंगे। ये तो नफरत फैलाने वाली बात है, ये तो जातिवाद फैलाने वाली बात है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले जाति फैला रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए मजबूर करने वाले जाति फैला रहे हैं। उम्मीद करते हैं शायद सोचेंगे भी ये लोग, क्योंकि जनता में तो फजीहत हो रही, कम से कम वो वर्ग जो मैं कहूँगी सदियों से शोषण झेलता आ रहा है,
वो चाहता है कि जातिगत जनगणना हो और उसका मखौल उड़ाना सीधा सदन में, संसद में नई तरह की परंपरा शुरू करने की कोशिश हुई है, जो कि घातक नजर आती है। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने समय निकाला, जुड़े आप हमारे साथ, आपने डिटेल में खुलकर बात की। और जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।